गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए मेरे भाई, हमारा इस टाइम पे रिवीजन नहीं चल पा रहा है, ठीक है। रिवीजन नहीं हो पा रहा है, मैं समझ रहा हूं इस बात को, क्योंकि हमारी क्लासें क्या है, थोड़ी सी डगमगाई हुई थी, ठीक है। लेकिन यकीन मानिएगा कि इस संडे में, मतलब जो अब संडे आएगा मेरे भाई, ये वाला संडे तो गया, ये अगला जो संडे आएगा उसमें मैं इसका रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। जब तक जहां तक है, शायद मुझे लगता है कि चैप्टर भी अंत की ओर हो जाएगा, मतलब खत्म होने वाला होगा, ठीक है। कुछ चैप्टरों के अपने पीवाईक्यू रह रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो भी मैं तुम्हें कराने वाला हूं, वो भी करा दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई चीज नहीं होगी जो मैं नहीं कराऊंगा, मैं सारी चीजें तुम्हें करा दूंगा। वो कैसे करानी है, कब करानी है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। और जो तुम्हारी क्लासों की जो छुट्टियां हुई है, जैसे 2-3 जो भी तुम्हारे क्लास से कमी रही है, उन क्लासों की भी मैं भरपाई करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अब बताएंगे एक बार सभी कैसे हैं, अच्छे हैं, शानदार है, बेहतरीन है, जबरदस्त है, कैसे नहीं है, ये सारी चीजें बता देंगे एक बार। बताएंगे सभी, सभी बताएंगे एक बार कैसे हैं। सभी अच्छे हैं तो मेरे भाई आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और आज हम जो पढ़ रहे थे, देखो मैंने कल पहले ही बता दिया था कि मैं रिवीजन अभी नहीं कराऊंगा, रिवीजन मैं संडे को ही कराऊंगा। चलो फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूं कि हम जो बात कर रहे थे, आज हम जो बात करेंगे वो परागण की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? परागण की। तो परागण क्या है मेरे भाई? परागण एक क्रिया है। परागण क्या है? एक क्रिया। अच्छा, किसमें होती है गुरुजी? ये होती है मेरे भाई फूलों में, पुष्पों में होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो पराग कोश होते हैं, उस पराग कोश में होते हैं पराग कण। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। तो पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना। कहां तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तो इसमें क्या लिखेंगे परागण में? परागण में हम लिखेंगे कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण है, इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? परागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परागण। अच्छा, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। अच्छा, कौन कौन सा प्रकार है गुरुजी? तो मेरे भाई एक तो होता है पर परागण और एक होता है स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब है, स्व का मतलब है अपने आप में परागण। स्व का मतलब क्या है? अपने आप में परागण। अच्छा, पर परागण, पर परागण का मतलब है मेरे भाई किसी दूसरे से आ रहा है। समझने का प्रयास करना। एक तो है, एक पौधा ये रहा, एक पौधा ये रहा, इन दोनों पौधों के पुष्प हैं, इन दोनों पौधों के क्या है? पुष्प हैं। इस वाले पौधे का पुष्प, इस वाले जो ये वाला जो पौधा है, इसका जो पुष्प है, इसके पुष्प से अगर पराग कण, अगर इस पुष्प के पुष्प मतलब इस पेड़ के, इस पौधे के पुष्प से, इस पौधे के पुष्प से जो पराग कण है, वो इस वाले पुष्प की, इस वाले पुष्प की अगर वर्तिकाग्र पर आ गए, कहां पर आ गए? इस वाले पुष्प की वर्तिकाग्र पर। देखो समझने का प्रयास करते हैं, फिर मैं लिखाऊंगा भी, ठीक है। चलो समझने का प्रयास करेंगे, और मैं लिखा रहा हूं और समझेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो एक पुष्प तो हमारे पास ये है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक पुष्प तो ये है मेरे भाई, ठीक है, एक पुष्प तो ये है। दूसरा पुष्प है हमारे पास ये रहा, मान लो इस तरीके से मैं बना रहा हूं इसको, ठीक है, इस तरीके से। अब ये 2 पुष्प हो गए मेरे भाई। अब इनमें परागण की प्रक्रिया क्या है, देखो समझेंगे। ये है हमारे परागकोश। क्या है? परागकोश। देखो समझने का प्रयास करेंगे, और समझने के बाद में मैं लिखाऊंगा, ठीक है। ये है परागकोश। इसमें क्या होंगे? परागण होंगे, मतलब परागकण होंगे। क्या होंगे? परागकण होंगे, होंगे परागकण। देखो समझेंगे, ये है परागकण, ठीक है, ये परागकण है, मैंने मान लिया। अब ये परागकण क्या करेंगे मेरे भाई? एक होगा जिसमें क्या करेंगे कि ये परागकण आएंगे और खुद के पुष्प के, जो खुद का जो वर्तिकाग्र है, जो पुष्प है, उसी वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे। अगर ये वाले पुष्प, ये वाले परागकण जिस पौधे के हैं, जिस पुष्प के हैं, उसी पुष्प पर आ गए, तो इसको बोलेंगे स्वपरागण। मतलब खुद के ऊपर ही आना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। अच्छा, पर परागण में क्या होगा? पर परागण में क्या होगा? किसी अन्य पौधे से, किसी अन्य पुष्प से जो तुम्हारे परागकण है, वो किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? ये हो गया पर परागण। क्या हो गया बताओ? क्या हो गया? ये हो गया पर परागण। एक तो हो गया स्वपरागण और एक हो गया पर परागण। क्या हो गया? स्वपरागण और पर परागण। पहले तो ये बताएंगे सभी को आवाज, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना?
चलो समझते चलेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो, एक तो स्वपरागण रहा, एक पर परागण रहा। परागण होता क्या है कि गुरुजी पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। पराग कणों का जो ये पराग कण है, ये पराग कोश से और इसकी वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, एक तरीके की प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखो मैंने कल तुम्हें एक चीज समझाई थी क्या, कि यहाँ पे क्या होगा, परागकण आएगा। परागकण यहाँ से वर्तिकाग्र से होता हुआ वर्तिका में, वर्तिका से होता हुआ बीजांड के पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे इसका क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन होकर युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज का जब निर्माण होगा तो भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण के बाद में बीज का निर्माण होगा। बीज के बाद में उसका अंकुरण होगा, और अंकुरण होते ही नया पौधा बन जाएगा। ये बातें हमने कल की थी, हाँ गुरुजी की थी। देखो समझ लेंगे भाई, यही था पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, फिर परागण की क्रिया हुई, ठीक है। इसके बाद में परिगित जो परागकण है उसका वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचना, फिर निषेचन की क्रिया, फिर युग्मनज का निर्माण, फिर भ्रूण का विकसित होना, फिर बीज का निर्माण, फिर उसका अंकुरण होना, फिर नए पौधे को जन्म देना। यही चीजें थी, हाँ गुरुजी यही चीजें थी। अब देखो, अब मैंने परागण के बारे में बताया, अब मैं परागण के बारे में लिखवाऊंगा। परागण के बारे में क्या करूंगा मेरे भाई, लिखाऊंगा, ठीक है। तो परागण के बारे में लिखेंगे, सभी परागण के बारे में लिखेंगे। ये देखो, दो पुष्पों के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में हम अंकुरण भी देखेंगे कि अंकुरण क्या होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे परागण। क्या लिखेंगे? परागण। ये चीजें समझ में आई कि जो ये पराग कोश है, इन पराग कोशों में परागकण होंगे, मतलब छोटे छोटे कण होंगे, ठीक है। कैसे रंग के होते हैं? हल्के पीले रंग के होते हैं, और चिकने होते हैं। कैसे होते हैं? चिकने, ठीक है। यहां से ये पराग कोश में से परागकण निकलेंगे। निकल के अगर ये खुद ही के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, उसी पुष्प की जो जिस पुष्प के पराग कोश से निकले हैं, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। मतलब इस वाले पुष्प में, इस वाले फूल में, इस वाले पराग कोश से निकल के और इसकी वर्तिकाग्र पर ही चले गए हैं, तो इसको बोलेंगे स्वपरागण। क्या बोलेंगे? स्वपरागण। लेकिन अगर ये यहां से उड़कर चले जाए, जल के माध्यम से चल जाए, पक्षियों के माध्यम से चल जाए, कीटों के माध्यम से चल जाए, कैसे जाएंगे कि मान लो कोई मधुमक्खी है, कोई मधुमक्खी आई और इसके ऊपर बैठ गई। मान लो ये मधुमक्खी यहाँ पे बैठ गई, मधुमक्खी बैठ गई, तो ये वाले जो इसके कण है, ये पराग कण है, ये इनके पैरों में चिपक जाएंगे, इनके शरीर पर चिपक जाएंगे। हाँ गुरुजी चिपक जाएंगे। अब ये मधुमक्खी ऐसा तो है नहीं कि इसी के ऊपर बैठे रहेगी, नहीं गुरुजी। तो ये क्या करेगी, यहां से उड़ के मान लो इस वाले पुष्प पे आकर बैठ गई। इस वाले पुष्प पे आकर बैठ गई, तो ये वाला जो परागकण था, ये वाले जो परागकण थे, वो इस वाले पुष्प पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हाँ गुरुजी पहुंच गए। तो माध्यम कौन कौन सा हो सकता है? या तो हवा के द्वारा। हवा के द्वारा कैसे कि ये परागकण थे, मान लो ये उड़ रहे थे, हवा जैसे ही हवा चली और ये क्या चले गए, ये यहां पे जाके इस वाले पुष्प पर चिपक गए। तो जो पर परागण होगा वो किस किस के कारण हो सकता है? कीटों के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? कीटों के। कीटों का मतलब कीड़ों के द्वारा, ठीक है। दूसरी बात हवा के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? हवा के द्वारा। अच्छा तीसरा किसके द्वारा? पानी के द्वारा। गुरुजी पानी के द्वारा कैसे? देखो मैं बताऊंगा, तीनों चीजें समझाने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लिखेंगे परागण के बारे में, परागण के बाद में हम लिखेंगे परागण के प्रकार, परागण के प्रकार के बाद में हम लिखेंगे स्वपरागण। स्वपरागण समझेंगे कि किस तरीके से होता है, फिर उसके बाद में बताऊंगा परपरागण, परपरागण के बाद में बताऊंगा अंकुरण। इस तरीके से तुम्हारे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया? हाँ समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो लिखेंगे मेरे भाई, अब लिखेंगे सभी लिखेंगे। देखो रिवीजन मैं करा दूंगा मेरे भैया ना, रिवीजन मैं करा दूंगा। पहली बात तो मैं रिवीजन के लायक कुछ छोड़ ही नहीं रहा, मैं एक एक चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन यकीन मानना, देखो ये चैप्टर थोड़े से क्या है कि एक तो क्या अपन कम कर पाते हैं कि अपन थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाते हैं, उसके बाद में मतलब अपन को कैसे लगता है। देखो मैं पहले ही जैसे बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की यही बातें हैं कि गुरुजी आपने तो इतनी सारे क्लासें करा दी, हम कैसे कवर करेंगे। मेरे भाई आप देखो तो सही, एक बार एक क्लास लेके तो देखो कि मैंने कितना कराया हुआ है। उसमें समझाने का मैंने ज्यादा प्रयास किया है, बाकी कराने के, ठीक है। कराने को तो क्या है मेरे भाई, मैं लिख के रख दूंगा, उसके बाद में आऊंगा सीधा सीधा बोल दूंगा, पढ़ा दूंगा, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं करना। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ साथ लिखो, साथ साथ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, तुम्हारे बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा अजीब नहीं लगना चाहिए। तुम्हें यह लगना चाहिए कि हाँ भाई सामने गुरुजी हैं और हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब लिखेंगे मेरे भाई परागण, लिखेंगे मेरे भाई परागण। परागण में लिखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले परागण में लिखेंगे परागण, हेडिंग डालेंगे परागण। चलो
हेडिंग डालेंगे मेरे भाई परागण। दिख रहा है यहाँ पे, चलो दिख रहा है। परागण लिखेंगे, परागण में पराग कणों का पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। लिखेंगे पराग कोश, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताओ? परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब चलो लिखेंगे परागण जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो लिखेंगे परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे भाई? दो प्रकार का। लिखेंगे परागण दो प्रकार का होता है। लिखेंगे परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अच्छा कौन कौन सा? मैंने तुम्हें बताया, एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण खुद पर परागण दूसरे पर। ठीक है, चलो लिखेंगे पहला। पहला लिखेंगे मेरे भाई चलो पहला लिखेंगे लिखेंगे पहला और दूसरा। ठीक है, पहला लिखेंगे स्वपरागण। स्वपरागण और दूसरा होता है मेरे भाई परपरागण। क्या होता है? परपरागण। अब लिखेंगे स्वपरागण के बारे में। लिखेंगे स्वपरागण। देखो जो चीजें समझाने की है मैं समझा रहा हूं, है ना। चलो आगे लिखेंगे इसमें। लिखेंगे इसमें पहला लिखेंगे स्वपरागण। स्वपरागण लिखेंगे जब एक ही पुष्प के पराग कोश से, लिखेंगे लिखेंगे जब एक ही पुष्प के पराग कोश से
लिखेंगे जब एक ही पुष्प के पराग कोश से, जब एक ही पुष्प के पराग कोश से, लिखेंगे जब एक ही पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प के उसी पुष्प के लिखेंगे जब एक ही पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, लिखेंगे जब एक ही पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है, होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे इसमें लिखेंगे नोट डाल, इसमें ऐसे ही लिख लेंगे, चलो इसी में लिख लेंगे आगे। लिखेंगे यह क्रिया कौन सी? स्वपरागण की, है ना? इसमें लिखेंगे यह क्रिया, स्वपरागण वाली क्रिया की बात कर रहा हूं, लिखेंगे यह क्रिया किसमें होती है? यह क्रिया केवल केवल उभयलिंगी या द्विलिंगी पौधों में होती है। तो यह क्रिया केवल उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्पों में होती है। यह क्रिया केवल उभयलिंगी या द्विलिंगी पौधों में, लिखेंगे द्विलिंगी पुष्पों में होती है, लिखेंगे द्विलिंगी पुष्पों में होती है। ठीक है, तो किस किस में होगी? उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्पों में। चलो आगे बात करेंगे मेरे भाई परपरागण की। लिखेंगे अगली चीज, लिखेंगे परपरागण। दिख रहा है सभी को? हाँ, लिखेंगे परपरागण। लिखेंगे परपरागण। लिखेंगे परपरागण। दूसरा डालेंगे इसमें यहां पर, लिखेंगे परपरागण। परपरागण। अब इसमें लिखेंगे परपरागण में जब एक पुष्प के पराग कोश से, लिखेंगे जब
एक पुष्प के पराग कोश से, जब एक पुष्प के पराग कोश से लिखेंगे, जब एक पुष्प के पराग कोश से उसी जाति के लिखेंगे उसी जाति के अन्य पौधे के लिखेंगे, एक मिनट रुकेंगे भाई, देखता हूं एक बार। जब एक पुष्प के पराग कोश से उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के अन्य पौधे के पुष्प के लिखेंगे अन्य पौधे के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र, जब एक पुष्प के पराग कोश से उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा? तुम बोलोगे गुरुजी पर परागण कहलाएगा, तो लिखेंगे पुष्प के वर्तिकाग्र। ठीक है, अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। जब एक पुष्प के पराग कोश से उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो यह पर परागण कहलाता है। तो यह पर परागण कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? पर परागण कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? ये पर परागण कहलाएगा। ठीक है, चलो अब पर परागण के कारक लिखो कि पर परागण होता किसके कारण है। पर परागण जो है वो होता किसके कारण है, तो लिखेंगे पर परागण के कारक, लिखेंगे पर परागण के कारक लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे पर परागण के कारक। लिखेंगे पर परागण के कारक। दिख रहा है ना सभी को? हाँ लिखेंगे। पर परागण के कारक। पर परागण के कारक। अच्छा, पर परागण के कारकों में लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे लिखेंगे इसमें एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक, लिखेंगे इसमें एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक
पराग कणों का स्थानांतरण किस किसके द्वारा होता है? तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा। ठीक है, तो लिखेंगे वायु जल स्थानांतरण, वायु कोमा जल, या लिखेंगे या प्राणी वाहक द्वारा, या प्राणी वाहक का मतलब है जो जीव है। ठीक है, प्राणी वाहक द्वारा एक द्वारा संपन्न होता है। संपन्न होता है। जैसे जैसे अब कौन कौन से लिखेंगे? देखो यहाँ पे दो कारक हैं, एक तो लिखेंगे भौतिक कारक और एक लिखेंगे जंतु कारक। जैसे हटाओ, जैसे हटाओ, जैसे को तो रहने दो। ठीक है, ऐसे लिखें। ठीक है, संपन्न होता है। यहां लिखेंगे पहला, पहला लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे भौतिक कारक। भौतिक कारक। अच्छा, भौतिक कारक में क्या क्या आएंगे बताओ? भौतिक कारक का मतलब है जो पर्यावरण से संबंधित है, हवा हो गया, पानी हो गया, तो लिखेंगे इसमें भौतिक कारक वायु तथा जल। वायु तथा जल। अच्छा, दूसरा क्या होगा? दूसरा लिखेंगे जैविक कारक। ठीक है, या जंतु कारक लिख लेंगे। लिखेंगे दूसरा जंतु कारक, लिखेंगे दूसरा, लिखेंगे मेरे भाई जंतु कारक। जंतु कारक में लिखेंगे मेरे भाई क्या क्या लिखेंगे? कीट तथा कीट तथा कीड़े मकोड़े। कीट तथा कीड़े मकोड़े। जैसे, इसी में लिखेंगे जैसे तितली हो गई। ठीक है, तितली के अलावा और क्या हो सकते हैं? कीट पतंगा कुछ भी लिख लेंगे। ठीक है, तितली हो गई। मधुमक्खी लिख देंगे, तितली के बाद में क्या लिख देंगे? मधुमक्खी। मधुमक्खी लिखेंगे। आदि। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बताओ, लिख लिया सभी ने? लिख लिया क्या सभी ने? बताएंगे एक बार, बताएंगे। चलो, एक चीज और लिखेंगे, अंकुरण। ठीक है, अंकुरण के बाद में ये चैप्टर यहाँ मतलब ये वाला तो हो जाएगा, मतलब क्या बता रहे थे हम? पादपों में जनन, पादपों में जनन हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे जीवों में लैंगिक जनन। ठीक है ना, फिर हम पढ़ेंगे जीवों में लैंगिक जनन। चलो, इसको और लिख लेते हैं, अंकुरण को। अंकुरण और लिखेंगे मेरे भाई, आ जाएगा अंकुरण, अंकुरण भी लिख लेंगे। अंकुरण भी लिख लेंगे। हेडिंग डालेंगे अंकुरण।
चलो हेडिंग डालेंगे मेरे भाई अंकुरण, ठीक है, हेडिंग डालेंगे अंकुरण। लिखेंगे अंकुरण, लिखेंगे फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो अंकुरण में लिखेंगे मेरे भाई, बीज में भावी पौधा, तो बीज होता है उसमें कोई भावी पौधा होता है या भ्रूण होता है, तो लिखेंगे बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है, भावी पौधा या भ्रूण होता है जो क्या करता है मेरे भाई, बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है, भावी का मतलब जो भविष्य में आएगा, भविष्य में आएगा, तो बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है जो, लिखेंगे जो उपयुक्त परिस्थितियों में, जो जो उपयुक्त परिस्थितियों में क्या होगा मेरे भाई, अंकुरित होगा। देखो बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में, लिखेंगे उपयुक्त परिस्थितियों में नए संतति में विकसित हो जाता है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नए संतति में विकसित हो जाता है मेरे भाई, विकसित हो जाता है। देखो मैं जब साइड हटता हूं ना तो लिख लिया करो, ठीक है ना, मैं ऐसा, हाँ क्या बोल रहा है ये मेरे भाई, ऐसा नहीं है कुछ भी, है ना, ठीक है ना। एक बोल रहा है गुरुजी आप तो मतलब देख के देख रहे हो इसलिए देख देख के लिखा देते हो, अरे देख नहीं रहा मेरे भाई, ठीक है, तुम कहो तो मैं पूरे टाइम पे यहीं पे रह लूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हटता हूं कि ताकि इधर से और मुझे थोड़ी सी हवा मिल जाए और तुम्हें थोड़ा सा ये मिल जाए लिखने का, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे मेरे पास, मैं कैमरे को मोड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं दिखा देता कि यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है मेरे आसपास, चारों तरफ खाली है, बोर्ड लगा हुआ है, ये पेन पकड़ा हुआ है, इधर पंखा लगा हुआ है। चलो बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नई संतति में विकसित हो जाता है, लिखेंगे विकसित हो जाता है, और इसी प्रक्रम को हम अंकुरण कहते हैं मेरे भाई, विकसित हो जाता है, लिखेंगे हो जाता है, इस प्रक्रम को ही, या इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रम को, अपन अंकुरण कहते हैं, ठीक है। चलो मैं एक एक चीज को समझाता हूं, ठीक है। चलो चलो दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है ना मेरे भाई। चलो अब हम बात करते हैं, देखो मैंने परागण बताया, सबसे पहले क्या बताया मैंने, परागण। तो पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण होने की प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, जो पराग कण है वो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक चले जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, पराग कणों का पराग कोश से, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण होगा मेरे भाई, वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण होगा, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परागण। अच्छा परागण कितने प्रकार का, तुम बोलोगे गुरुजी 2 प्रकार का, कौन कौन सा, स्वपरागण और दूसरा परपरागण। अच्छा स्वपरागण में क्या होगा, जब एक ही पुष्प के पराग कोश से, जो भी पुष्प है उसी पुष्प के पराग कोश से
उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण, मतलब जो फूल है, जैसे समझो मेरे भाई, जैसे ये मान लो इस तरीके से फूल है, ये जो उंगली दिख रही है पुंकेसर है, क्या है, पुंकेसर है, ठीक है। तो और ये अंगूठा अंगूठा दिख रहा है तुम्हें, अंगूठा, ये अंगूठा दिख रहा है तुम्हें, ये अंगूठा देखो, ये अंगूठा दिख रहा है इस तरीके से, ये मान लो ये क्या है तुम्हारा स्त्रीकेसर है, ये तुम्हारी जो उंगलियां है ये क्या है, पुंकेसर है, क्या है, पुंकेसर। ये जो 4 उंगली दिख रही है पुंकेसर है। अगर ये मान लो इसको मैं पूरा का पूरा पुष्प मान लूं, तो ये पुंकेसर से जो हमारे जो पुंकेसर में जो पराग कोष है, इन पराग कोषों से क्या होगा, पराग कण निकलेंगे, क्या निकलेंगे, पराग कण। और ये पराग कण अगर इसी हाथ की, इसी देखो समझेंगे, ये पराग कण है, जो पराग कण है ये निकलकर, और ये मान लो वर्तिकाग्र है, क्या है, वर्तिकाग्र। अगर ये पराग कण जो है, ये पराग कण जो निकलेंगे मेरे भाई, जो ये पराग कण निकलेंगे इन उंगलियों से, इन उंगलियों से जो पराग कण निकलेंगे, वो अगर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, इसको हमने क्या माना है, वर्तिकाग्र, अगर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं, या इस पर बैठ जाते हैं, या इस पर लग जाते हैं, अगर यहां पे स्थानांतरण हो जाता है, ये देखो समझेंगे, अगर यहां से इन पराग कोषों से पराग कण निकला और कहां आ गया, मान लो इसी वर्तिकाग्र पर आ गया, इस तरीके से तो थी वर्तिका बीच में, वर्तिकाग्र बीच में था कि नहीं था, तुम बोलोगे हाँ गुरुजी वर्तिकाग्र बीच में था। तो अगर ये पराग कण यहां से निकलेंगे और इसी पराग मतलब इसी वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे, इसी वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे, तो इसको बोलेंगे स्वपरागण। इसमें क्या हुआ कि एक ही हाथ था, एक ही पुष्प था, एक ही पौधा था, मतलब एक ही पुष्प था और एक ही पुष्प के एक ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर, जिस पुष्प के पराग कण थे उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ गए, तो इसको बोलते हैं स्वपरागण। जब एक ही पुष्प के पराग कोष से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है, तो यह क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। बताएंगे सभी को समझ में आया नहीं आया, बताएंगे सभी, समझ में आया। चलो अच्छा, ये होता कहां है, तो ध्यान रखेंगे यह क्रिया केवल उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्पों में होती है, द्विलिंगी या उभयलिंगी। अच्छा, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं, बताएंगे सभी। मैंने तुम्हें बताया था कि उभयलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, तो तुम बताओगे गुरुजी एक ऐसा पुष्प जिसमें स्त्रीकेसर भी हो और पुंकेसर भी हो, क्या हो, स्त्रीकेसर भी हो और पुंकेसर भी हो। अगर ऐसा कोई पुष्प है जिसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, द्विलिंगी या उभयलिंगी। लेकिन अगर एक ही भाग हुआ, या तो पुंकेसर हुआ, अगर पुंकेसर नहीं है तो स्त्रीकेसर होगा, अगर दोनों में से कोई भी एक है तो उसको हम बोलेंगे एकलिंगी पुष्प। क्या बोलेंगे, एकलिंगी पुष्प बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। आओ आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। पर परागण, पर परागण में क्या है, देखो जब एक पुष्प के पराग कोष से उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के, देखो ध्यान से समझेंगे, मेरी जो ये हथेली है, ये जो हथेली है ये फूल है, ये हाथ है वो क्या है मेरे भाई, ये पेड़ है, ये पौधा है, ठीक है। ये जो मैं पूरा का पूरा शरीर दिख रहा हूं, ये देखो मेरी जाति के, मतलब मेरी ही जाति के, मतलब मैं गणेश हूं, मतलब मेरी ही जाति के क्या है, 2 पौधे हैं, इन 2 पौधों में 2 पुष्प हैं, 2 पौधों में क्या है, 2 पुष्प। समझने का प्रयास करेंगे, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। पर परागण में समझेंगे कि जब एक पुष्प के पराग कोष से, जब एक पुष्प के, मान लो ये पुष्प था हमारा, ये वर्तिकाग्र थी, ये पराग मतलब ये यहां से क्या थे तुम्हारे तंतु थे, इनके ऊपर क्या है, पराग कोष है, इनमें क्या है मेरे भाई, पराग कण है, क्या है, पराग कण, ठीक है। ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। जो नाखून है ना, नाखून मेरे जो नाखून दिख रहे हैं तुम्हें, ये जो नाखून दिख रहे हैं, ये मान लो ऐसे समझ लो कि ये पराग कोष है और इसमें पराग कण भरे हुए हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, जब एक ही पुष्प के पराग कोष से उसी जाति के, जब एक ही पुष्प के पराग कोष से, एक ही पुष्प के पराग कोष से उसी जाति के, मतलब मेरी कोई जाति है, ठीक है। जैसे मान लो गुलाब का फूल हो गया तो गुलाब के फूल, ठीक है। अगर मान लो अपन ने कह दिया हजारे का फूल तो हजारे का फूल, सूरजमुखी का फूल तो सूरजमुखी का फूल। ऐसा नहीं है कि इधर तो सूरजमुखी का फूल है और इधर गुलाब का फूल है, एक ही जाति के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एक ही जाति के होने चाहिए। तो ध्यान से समझेंगे, 2 पौधे हैं, 2 पौधों में एक पुष्प तो इधर है, एक पुष्प इधर है। अगर इस पुष्प के पराग कोष से जो पराग कण है, इस पुष्प के पराग कोष से जो पराग कण है, वो अगर इस पौधे के, इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक आ जाते हैं, मतलब कि इसका इधर आ गया, मतलब ये वाला परागकण इधर आ गया, तो ये क्या हुआ, 2 अलग अलग पौधे हुए, लेकिन है एक ही जाति के। लेकिन क्या है, एक ही जाति के। एक ही जाति का मतलब है मेरे भाई
अगर गुलाब का फूल है तो गुलाब का होगा, कमल का है तो कमल का होगा। देखो कोई ये नहीं बोलेगा गुरुजी कमल का तो उसमें उगता है ऐसे ऐसे, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जाति क्या है। सूरजमुखी का है तो सूरजमुखी का, गुड़हल का है तो गुड़हल का, चमेली का है तो चमेली का, ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, समझने का प्रयास करेंगे। मैं ओनली समझाने का ट्राई कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, अब देखेंगे, कर लिया अपन ने। अगर देखो एक ही पुष्प मतलब एक पुष्प का जो परागकोश से पराग जो कण है वो अगर दूसरे पुष्प दूसरे पौधे के उसी जाति के दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प पर जाकर के हो जाते हैं, अगर चले जाते हैं, स्थानांतरण हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन क्या, पर परागण बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। देखो पर परागण में मैंने समझाया तुम्हें, जब एक पुष्प के परागकोश से, जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो यह पर परागण कहलाता है। क्या कहलाएगा बताओ, क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा मेरे भाई। क्या कहलाएगा बताएंगे सभी, पर परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा। अच्छा आगे देखेंगे, पर परागण और स्वपरागण दोनों चीजें समझ में आ गई। अगर कोई पुष्प है और उसी पुष्प की वर्तिका उसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। अगर दूसरे पुष्प के, अगर दूसरे पौधे के, एक ही जाति के होने चाहिए, एक ही जाति के एक पुष्प के पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प कर अगर क्या चले जाता है, परागकोश से परागकण स्थानांतरित हो जाता है तो उसको बोलेंगे पर परागण। क्या बोलेंगे, पर परागण। अच्छा पर परागण के कारक देखो कि किस किस वजह से जा पाते हैं। ये परागकण है वो एक जगह से दूसरी जगह किन किन कारकों की वजह से, किन किन कारणों की वजह से जा पाते हैं, तो देखेंगे मेरे भाई। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों का जो स्थानांतरण है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जो पराग कणों का स्थानांतरण है वो वायु के द्वारा हो सकता है, या तो किसके द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा, जल या प्राणीवाहक द्वारा संपन्न होता है। प्राणीवाहक का मतलब जिनमें जीव होता है। जैसे मान लो अपन है, अपन ने क्या किया, एक फूल तोड़ लिया, अब उसके मान लो परागकण अपने हाथ में लग गए, हमने दूसरा फूल तोड़ने के लिए गए तो उसके परागकण उस पर चिपक जाएंगे कि नहीं चिपक जाएंगे, तुम बोलोगे हाँ गुरुजी चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे तो ये हो गए प्राणीवाहक। प्राणीवाहक का मतलब है जो जीव है, जो जिनमें क्या है, जीवन है, जो जीव है, जो सजीव है, उनके द्वारा भी क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, परागण होता है। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों का स्थानांतरण किस किस के द्वारा, वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, या प्राणीवाहक द्वारा संपन्न होता है। आगे देखेंगे मेरे भाई, भौतिक कारक देखेंगे। भौतिक कारक में देखेंगे वायु तथा जल। भौतिक कारक में क्या देखेंगे अपन, वायु तथा जल। भौतिक कारक का मतलब है जो पर्यावरण के कारक है, पर्यावरण के ऐसे कारण, पर्यावरण के ऐसे कारक जिनके द्वारा परागण होता है उनको बोलेंगे भौतिक कारक। क्या बोलेंगे, भौतिक कारक। तो वायु तथा जल है, वायु तथा क्या है, जल। जंतु कारक क्या है बताओ, जंतु कारक क्या है, कीट तथा कीड़े मकोड़े। जो कीट हैं, कीट पतंगे, जो कि तुम्हारे तितलियां हैं, मतलब तुम्हारी तितली, मधुमक्खी हो गया, ठीक है, मक्खी हो गया, और भी बहुत सारे कीट पतंगे हैं, उनके द्वारा भी क्या होता है, परागण होता है। क्या होता है मेरे भाई, पर परागण होता है। क्या होता है मेरे भाई, पर परागण होता है। आगे देखेंगे अंकुरण। अंकुरण में समझेंगे मेरे भाई कि अंकुरण क्या है। भाई जो बीज होता है उसमें भावी पौधा या भ्रूण होता है। क्या होता है, भावी पौधा या भ्रूण। भावी पौधे का मतलब है जिसमें से भविष्य में से पौधा निकलेगा। जैसे मान लो कि हमें हमारे पापा मतलब मम्मी पापा जिन्होंने मतलब हमारे जो जनक है, हमारे जो माता पिता है, उन्होंने हमको पैदा कर दिया। अब हम मतलब अब हम क्या करेंगे, हम भी कोई पैदा करेंगे, तो मतलब हम में क्या होगा, अंकुरण। एक तरीके से ऐसे समझो कि जैसे मान लो तुमने चने लिए, चनों को तुमने भिगो दिया, ठीक है, भिगो दिया तुमने। चनों को भिगोने के बाद में होगा क्या मेरे भाई, जैसे ही तुमने चनों को भिगोया, भिगोने के 2-3 दिन बाद में उनमें से एक नया पौधा निकलने लग जाता है। क्या पौधा निकलने लग जाता है, नया पौधा। कहां से निकला, क्योंकि उस बीज में ही था, बीज में ही था, लेकिन भावी था, भविष्य में उगता, वो भविष्य में उगता। तो देखो बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है, ध्यान से समझेंगे, बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नए संततियों में विकसित हो जाता है। जैसे जैसे उसको परिस्थितियां मिलती है, उन परिस्थितियों को काम में लेकर, उन परिस्थितियों में रहकर वह नई संतति में विकसित हो जाता है, मतलब कि नई संतान बन जाता है। और इसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं मेरे भाई, अंकुरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताएंगे सभी, अंकुरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकुरण बोलते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे मानवों में लैंगिक जनन। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो समझने में मुझे बताएंगे, कोई दिक्कत किसी को,
कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई अब लिखेंगे अपन क्या क्या लिखेंगे बताओ। अब अपन लिखेंगे मानवों में मतलब मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन। मैं मानव में लैंगिक जनन से पहले एक बार तुम्हें मैं एक तो तुम्हारे समसूत्री और कौन सा था अर्धसूत्री विभाजन, उसके बारे में लिखाना चाह रहा हूं। चलो चलो बाद में लिखाएंगे, नहीं ठीक है, बाद में लिखाएंगे, बाद में लिखा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे 15 16 17। चलो यहां पे लिखेंगे मेरे भाई मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन लिखेंगे मेरे भाई, मानव में लैंगिक जनन। क्या क्या लिखेंगे, मानव में लैंगिक जनन लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे मानव में लैंगिक जनन, हेडिंग डालेंगे मानव में लैंगिक जनन, और मैं कलर कर रहा हूं चेंज। लिखेंगे मानव में लैंगिक जनन, लिखेंगे मानव में लैंगिक जनन, या फिर सफेद से लिखो, फिर इसमें अपन वो लिखेंगे ना। चलो लिखेंगे मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन की बात करेंगे मेरे भाई, इसकी बात करेंगे मानव में लैंगिक जनन की, मानव में लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सभी, एक बार सभी हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए, लिखेंगे इसी में मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए मनुष्य में मनुष्य में दिख रहा है सभी को, बताओ दिख रहा है सभी को। मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए लिखेंगे, मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास, देखेंगे मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास बहुत ही आवश्यक है, विकास विकास बहुत ही आवश्यक है। ही आवश्यक है, लिखेंगे मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास बहुत ही आवश्यक है। लिखेंगे इन कोशिकाओं को जनन कोशिकाएं कहते हैं, लिखेंगे इसी में इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं मेरे भाई, जनन कोशिका। क्या कहते हैं इन कोशिकाओं को, जनन कोशिका कहते हैं, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इन कोशिकाओं को जनन कोशिकाएं कहते हैं, लिखेंगे
इन कोशिकाओं को इन कोशिकाओं को जनन कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जनन कोशिकाएं। लेकिन ये देखेंगे, एक चीज बता देता हूं मैं तुम्हें कि जो जनन कोशिकाएं होता है ना, इनका जो विकास होगा वो एक निश्चित अवधि में होता है। किसमें होता है? एक निश्चित अवधि में, मतलब कि एक टाइम पीरियड होता है इनका। ठीक है, तो लिखेंगे इसी में, इन कोशिकाओं को जनन कोशिकाएं कहते हैं। लिखेंगे इन कोशिकाओं का विकास, इन कोशिकाओं का विकास लिखेंगे इसी में, इसी में लिखेंगे इन कोशिकाओं का विकास इन कोशिकाओं का विकास लिखेंगे, इन कोशिकाओं का विकास मनुष्य के जीवन काल के मनुष्य के जीवन काल के एक निश्चित अवधि में होता है। इन कोशिकाओं का विकास मनुष्य के जीवन काल के एक निश्चित अवधि में होता है मेरे भाई। ठीक है ना, किसमें होता है? जीवन काल के एक निश्चित अवधि में होता है। लिखेंगे जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में, जिसमें लिखेंगे जिसमें क्या है ये, जिसमें ये देखो लाइन, मतलब मैं खींचना इस कलर की चाह रहा हूं लेकिन खींच नहीं आ रही है। क्या क्या लिखवा दिया अपन ने, पर देखता हूं मैं एक मिनट। मनुष्य में लैंगिक जनन की उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास बहुत ही आवश्यक है। इन कोशिकाओं जनन कोशिकाएं काल के में शरीर के विभिन्न भागों में, जिसमें शरीर के लिखेंगे, जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में परिवर्तन आते हैं मेरे भाई से, शरीर के जिसमें शरीर के में शरीर के विभिन्न भागों में विशेष परिवर्तन होते हैं। देखेंगे विशेष परिवर्तन होते हैं। इन भागों में विशेष परिवर्तन
विशेष परिवर्तन होते हैं। लिखेंगे मुख्यतया, मुख्यतः लिख लेंगे, मुख्यतः जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होते हैं। मुख्यतः जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। मुख्यतः जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होता है मुख्यतः। तो किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। लिखेंगे जैसे जैसे लिखेंगे जैसे 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 लिखेंगे जैसे जैसे शरीर में सामान्य वृद्धि, जैसे जैसे शरीर में सामान्य वृद्धि दर धीमी होती है, जैसे जैसे शरीर में सामान्य वृद्धि दर धीमी होती है, जैसे जैसे शरीर में सामान्य वृद्धि दर धीमी होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ करते हैं। लिखेंगे वैसे 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 जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ करते हैं। चलो आरंभ करते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे जैसे क्या होता है मेरे भाई, सामान्य शरीर की जो सामान्य वृद्धि दर है वो धीमी होती जाती है, तो जनन ऊतक क्या होते हैं? परिपक्व होना आरंभ करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे किशोर अवस्था। 1 मिनट में टाइम देख लेता हूं, और मैं आज क्वेश्चन भी लिखाने की सोच रहा था। चलो देखो इसको समझ लेते हैं। मानव में लैंगिक जनन, मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, किसके लिए भाई मेरे भाई? लैंगिक जनन में उत्तरदायी कोशिकाओं का। ठीक है, उत्तरदायी कोशिकाएं कौन सी होंगी? जनन कोशिकाएं होंगी। तो मनुष्य में जो लैंगिक जनन है उसके लिए जो जनन कोशिकाएं हैं उनका विकास आवश्यक है। ठीक है, तो इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? जनन कोशिकाएं कहते हैं। वही बात है, आगे देखेंगे। इन कोशिकाओं का विकास मनुष्य के जीवन काल के एक निश्चित अवधि में होता है मेरे भाई, एक निश्चित अवधि में होता है। ऐसा नहीं है कि पैदा हो गए और उसके बाद में जनन कोशिकाएं अपनी वृद्धि करने लग गई, नहीं। इनका एक टाइम पीरियड होता है, एक समय अवधि होती है। ठीक है, समय अवधि का मतलब होता है मेरे भाई एक पीरियड होता है, इनका एक टाइम होता है, उसी टाइम पे ये कोशिकाएं क्या करती है? वृद्धि करती है। जनन कोशिकाएं क्या करती है? वृद्धि करती है। इन कोशिकाओं का विकास मनुष्य के जीवन काल के एक निश्चित अवधि में होता है, जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में, जिसमें शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं उनमें विशेष परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? विशेष परिवर्तन होते हैं। मुख्यतः जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? जनन कोशिकाओं में।
जैसे जैसे शरीर में सामान्य वृद्धि दर धीमी होती है, मतलब कि जो हमारे शरीर की वृद्धि दर है, जैसे कि मान लो शरीर का मोटा होना, चौड़ा होना, मतलब लंबा होना, लंबाई बढ़ना, ये सारी वृद्धि तो क्या हो जाती है, रुक जाती है। उसके बाद में शुरू होती है जनन कोशिकाओं की वृद्धि। किसकी होती है? जनन कोशिकाओं की वृद्धि शुरू होती है। तो मुख्यतः जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे शरीर में सामान्य वृद्धि दर धीमी होती है, वैसे वैसे जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ करते हैं। मतलब कि जो जनन कोशिकाएं हैं उनसे ही तो मिलकर बना है जनन ऊतक। भाई कोशिकाओं के समूह को, एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। तो जनन ऊतक बोल दो, चाहे जनन कोशिकाएं बोल दो, उनका परिपक्व होना क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है। देखो मैंने तुमसे बोला था, चलो देखो मैंने तुमसे बोला था कि मैं रोज के मतलब 2-3 क्वेश्चन दिया करूंगा कि तुम जैसे मतलब उनको समझो, ठीक है। तो आज मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको लिख लेंगे, ठीक है। उनके बारे में खुद से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पहले चैप्टर से दे रहा हूं, पहले चैप्टर से जो दे रहा हूं उसको लिखेंगे। पहले चैप्टर से मैं जो दे रहा हूं उसको ध्यान से लिखेंगे मेरे भाई। पहला लिखेंगे संक्षारण व विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? संक्षारण व विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ठीक है, ये है मेरे भाई 4 नंबर का प्रश्न। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है, लिमिट कितनी है वर्ड की? वर्ड की लिमिट होगी मेरे भाई तुम्हारे पास यहां पे 70 से 80 वर्ड। ठीक है, 70 से 80 शब्द में इसका देना है मेरे भाई, 70 से 80 शब्द में करना है इसको, ठीक है ना। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लेंगे मेरे भाई ऑक्सीकरण व अपचयन को समझाइए। ठीक है, वह समीकरण भी लिखिए, समीकरण भी लिखिए। ये दे रहा हूं मैं तुम्हारे दिए 2 नंबर का, और इसके लिए वर्ड लिमिट है मेरे भाई 30 शब्द। ठीक है, 30 से 40, 30 से 40 शब्द है इसमें, 70 से 80, इसमें 30 से 40। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं कोई अभिक्रिया दूंगा, जिसमें मैं तुम्हें अभिक्रिया दे रहा हूं मान लो, या फिर लिख रहा हूं, मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं, उस अभिक्रिया को बनाना है। जिंक धातु की अभिक्रिया नीले थोते से एक मिनट, ठीक है, लिखेंगे जिंक धातु की अभिक्रिया नीले थोते से कराने पर बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए, वह उसकी अभिक्रिया भी लिखिए, वह निर्माण की अभिक्रिया भी लिखिए। लिखेंगे वह निर्माण की अभिक्रिया भी लिखिए, वह निर्माण की अभिक्रिया भी लिखिए। ये देखो 3 प्रश्न है मेरे भैया ना, निर्माण की अभिक्रिया भी लिखिए। ये पहले चैप्टर से 3 प्रश्न है, मैं बदलते दिए जाए, मैं बदलते दूंगा। आज मैंने पहले के दे दिए, कल दूसरे के दूंगा। उससे तुम क्या है, तुम्हारा रिवीजन भी होगा और तुम्हें पता भी चलेगा कि किस तरीके से लिखना है। देखो ये जो पहला क्वेश्चन है वो 4 नंबर का दिया है, 70 से 80
70 से 80 शब्द होने चाहिए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो 2 नंबर का है, 30 से 40 शब्द होने चाहिए। जिंक धातु की अभिक्रिया में ये भी मेरे भाई 2 नंबर का है मेरे भाई। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। कौन क्या क्या है इसमें कि भाई एक में तो तुम्हें क्या बताना है कि उत्पाद कौन सा बना है, और एक में क्या बतानी है? अभिक्रिया। अच्छा, इसकी भी वर्ड लिमिट क्या है मेरे भाई? 30 से 40 शब्द, ठीक है। न्यूनतम तो 30 और ज्यादा से ज्यादा कितने? 40 शब्द, ठीक है। ये 3 प्रश्न है मेरे भाई। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, चलो।